नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल। जानी मानी हस्तियों को लेकर मैं आपके सामने रूबरू होती हूं। तो आज ही ऐसी एक हस्ती को लेकर आपके सामने आई हूं और उनका नाम है मिस्टर तरन उपल जी। जी हाँ दोस्तों, सोशल एक्टिविस्ट तो है ही हैं, उसी के साथ साथ उन्होंने कामयाबी कितनी हासिल की है वो सबसे पहले दिखाना चाहूँगी। इस वक्त मैं उनके ऑफिस में हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे नज़र घुमा के, ये उनकी कामयाबी है। साथ ही साथ उन्होंने पॉलिटिकल लाइन भी ज्वाइन की है और उसी के साथ साथ और क्या क्या ज्वाइन किया हुआ है मैं उन्हीं के जुबानी आपको बताऊंगी। सबसे पहले नजर डालेंगे इनकी लाइफ के बारे में, इनकी प्रोग्रेस के बारे में। आप ये देख सकते हैं, ये उनकी प्रोग्रेस है, कितनी मेहनत उन्होंने की है लाइफ में, किस तरह से फैमिली की सपोर्ट मिली और लाइफ में किस तरीके से ये कामयाबी जो है वो हासिल की है, जानेंगे उन्हीं की जुबानी। नजर घुमा के दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे कोई भी ऐसा अवार्ड नहीं है जो उन्होंने जीता ना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे से लेके बड़ा तक अवार्ड इन्होंने जीता हुआ है और कितनी कामयाबी इन्होंने हासिल किया। तो आइए बात करते हैं मिस्टर तरन उपल जी से। जिस तरह से आप जानते हैं कि मैंने आपको रूबरू करवा रही हूँ मिस्टर तरन उपल जी से, जो कि सोशल एक्टिविस्ट के साथ पॉलिटिकल लाइन में भी बहुत आगे है। तो बात करते हैं उनसे। सर स्वागत है सबसे पहले आपका। शुक्रिया। जानना चाहूंगी अपनी लाइफ की शुरुआत कैसे की? देखिए, शुरुआत जो है सोशल लाइन में, मतलब एक्टिविज्म में 2008 में जब बम बम बोले मूवमेंट थी, तो उस दौरान जो है मैं शिवसेना के साथ जुड़ा था जम्मू में। तो मैं कभी भी ओहदे के लिए किसी भी पार्टी या किसी भी संस्था के साथ नहीं जुड़ा। तो उस टाइम पे शिवसेना में कुछ मेरे दोस्त थे, उनके साथ चल के उस टाइम पे बम बम बोले मूवमेंट में हमने जो है बढ़ चढ़ के जो है भाग लिया। उसके बाद मैं स्टडीज के लिए पूना चला गया। तो जब एक बार उस तरह से यहाँ पे मतलब एक मूवमेंट के साथ जुड़ा, तो वहां पे जाके भी जो है एनजीओ के साथ किसी ना किसी तरह लिंक हुआ। वहीं से मैं अन्ना हजारे जी से मुलाकात हुई मेरी। तो फिर मेरा इंटरेस्ट इसी तरह से वहां पे डेवलप हो गया। और साथ ही में वहां पे पूना में, देखिए आपको पता है, मैक्सिमम बच्चे बाहर से पढ़ने जाते हैं। तो किसी भी बच्चे को कोई परेशानी होती थी तो मुझे कॉल आता था कि भाई आप जो हैं सोशली काफी एक्टिव हैं, तो आप आगे आके जो है इस समस्या का हल कीजिए। तो इसी तरह मेरी शुरुआत हुई थी। और पूना में जिस दौरान मैं था, तो 2013 में जो है मुझे राष्ट्रवादी कांग्रेस, मतलब शरद पवार जी की जो पार्टी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में जो है उन्होंने जनरल सेक्रेटरी बनाया, उन्होंने नियुक्त किया। तो कुछ साल पॉलिटिकल पार्टी में भी मैंने काम किया एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ पुणे। तो उसके बाद वापस से जो है एनजीओ के साथ, तो मैंने जैसे आपको बताया काम कर ही रहा था साथ साथ में, लेकिन फिर पॉलिटिकल पार्टी से फाइनली एग्जिट करके जो है मैं अन्ना हजारे जी की जो एंटी करप्शन मूवमेंट है उसके साथ जुड़ गया था। और 2017 में जो है मैं जम्मू वापस आया। तो सोचा कि भाई बाहर तो बहुत काम किया है, क्योंकि वहां पे किसानों के लिए भी हमने बहुत काम किया, सुसाइड किए उन्होंने। तो उस दौरान जो है हम जो सूखे एरिया होते थे वहां पे कहीं ना कहीं कोशिश करते थे उनको पानी की सप्लाईज गवर्नमेंट द्वारा मिले प्रॉपर, प्राइवेट माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से जो है हम उन्हें कहीं ना कहीं जो है जो भी उनकी परेशानी होती थी उनके बच्चों की स्टडीज को लेके या कुछ भी, तो शुरू से जो है एक सोशल तरीके से ही मेरा काम चलता है। और पॉलिटिकल अगर बात करें, एनसीपी में मैं नो डाउट 2-3 साल रहा हूं, लेकिन 2014 में जिस तरह से एक लोगों को बदलाव चाहिए था, तो उस दौरान भाजपा के लिए भी मैंने काम किया, क्योंकि सबको एक बदलाव चाहिए था उस समय। तो उस समय चाहे वो हरियाणा की बात करें या दिल्ली की बात करें, तो निस्वार्थ सेवा जो है उस दौरान हमने दी। और तब से जो है अभी तक मैं अपनी संस्था जो है निर्भय भारत फाउंडेशन, उसी के बैनर के अंडर काम कर रहा हूं। और कोशिश रहती है जो भी युवा हैं जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ड्रग्स के ऊपर हम काम करते हैं। महाराष्ट्र में भी मैंने ड्रग्स के ऊपर काम किया, बहुत कोशिश की कि युवाओं को जो है ड्रग्स से दूर रखा जाए। जम्मू में भी वो मुहिम हमारी चल रही है। उसके अलावा कोशिश रहती है यूथ को स्पोर्ट्स में, कल्चर में, एजुकेशन में किसी ना किसी माध्यम से जो उनको परेशानी आ रही है, उनको प्लेटफॉर्म जो मुआयना नहीं हो पा रहे, तो वो कहीं ना कहीं गवर्नर साहब के साथ, मनोज सिन्हा जी के साथ मतलब मिलके उनको मेमोरेंडम्स दे के, केंद्रीय मंत्रियों को मिलके कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से जो है सहायता पहुंचाने की जो है कोशिश करते हैं। जी उपल जी, चाहूंगी आपने लाइफ की जिस तरीके से शुरुआत की और बताया अपने बारे में सारा कुछ, और कौन सी ऐसी फाउंडेशन है जिनके साथ आप जुड़े? सरद फाउंडेशन है महाराष्ट्र में, बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रही है। उसमें जम्मू कश्मीर के कम से कम 150 युवा जो है वहां पर पढ़ रहे हैं फ्री में, जिनके बच्चों की जो है मिलिटेंट अटैक में मतलब फैमिलीज नहीं रही, या पुलिस वालों के बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं रहे, ऐसी एनजीओ, मतलब ऐसे जो बच्चे हैं, ऐसे लोगों को जो है पूना में फ्री में स्टडीज जो है वहां पे मिल रही हैं। और भी बहुत सी संस्थाएं हैं, राधा फाउंडेशन है, उसमें मैं पैटर्न हूं। तो ऐसे ही कम से कम भी 30-40 ऑर्गेनाइजेशन है पैन इंडिया लेवल पे, जिनके साथ जो है मैं कोलैबोरेशन में काम करता हूं। फिर मुझे लगता है जो चीज, जो कमियां जम्मू में अभी हैं,
जो यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो उनकी मदद से उनके साथ कोलैबोरेट करके हम बच्चों को जो है नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल फोरम्स पे भी भेज के जो है J&K को रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं वो किस तरह से जुड़े? देखिए, आज बहुत आसान हो गया सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ना, तो वैसे भी बहुत आसान है। आजकल हर किसी के फेसबुक पे पेज है, इंस्टाग्राम है, तो जो इस मतलब लाइन में वॉलंटरी जुड़ना चाहता है, सोशल लाइफ मतलब सोशल कार्य करना चाहता है, तो वो आराम से उस पे मैसेज भी करेंगे तो साथ में ही हम रिप्लाई करते हैं। लेकिन उसके लिए आपका उस तरह का इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि जम्मू में मैंने देखा है लोग जुड़ते हैं आपके साथ, यहाँ पे काम कम है, फोटो कल्चर ज्यादा है। चाहे वो हम पॉलिटिशियंस की बात करें या सोशल जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी बात करें, क्योंकि उनका फोकस कहीं ना कहीं ये रहता है कि पिक्चर खींच के फेसबुक पे आएगी तो हम लीडर बनेंगे। तो निस्वार्थ सेवा कोई नहीं करना चाहता। सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, इसीलिए आज देखिए भाजपा की भी जो हालत हुई वो सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि काम कम था और जो पब्लिसिटी थी वो ज्यादा थी। अब कोविड के दौरान ही हम लोग रोज 500 लोगों को जो है राशन दे रहे थे, मतलब यहाँ पे खाना बना के जो है, लेकिन भाजपा वाले कहीं ना कहीं मैंने देखा, या और भी चाहे कांग्रेस की बात करूं या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूं, एक लिफाफा देने के लिए 50 लोग खड़े होकर फोटो खींच। आपकी संस्था ने हमेशा पर्दे के पीछे रहकर ही काम किया, कोई फोटोग्राफ या कुछ भी ऐसी चीजें नहीं आई। प्रॉपर जो सोशल एक्टिविस्ट का काम था वो आपने बढ़ चढ़ के किया। मगर बाकी पार्टीज की बात करें तो उन्होंने फोटोग्राफ्स वगैरह वीडियोस ये जरूर एक अपलोड देखिए आजकल एक ये ट्रेंड बन गया हुआ है। मैंने आपको कहा ना, काम जमीनी स्तर पे, आप चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूंगा, ठीक है, कोई भी पॉलिसी इंट्रोड्यूस होती है उसका बढ़ चढ़ के सब जगह बैनर्स लगेंगे, उसको पब्लिसाइज करेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पे काम ही नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी मैं मनोज सिन्हा साहब को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मैंने जब उन्हें अप्रोच किया है कोई भी किसी सोशल कृति के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया है। लेकिन मुझे लगता है वही एग्जाम्पल बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को भी लेना चाहिए और सिर्फ पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए, उस पर जमीनी स्तर पे जो है काम होना चाहिए। एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी आपसे, पॉलिटिकल लाइन को किस तरह से आप देखते हैं, जिसकी तो इस दौरान आप किन पार्टीज को सपोर्ट के लिए बोलते हैं या क्या चाहते हैं कि किस तरीके की पार्टी? देखिए, मैं ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, ना ही किसी को अपोज करता हूँ, ठीक है। मेरा जो है, मैं हमेशा पॉलिसी मेकिंग पे काम करता हूँ। आज कोई भी जैसे स्पोर्ट्स पॉलिसी आनी थी तो उस टाइम पे फारूक खान जी जो थे हमारे एडवाइजर साहब, उनके पास महकमा था स्पोर्ट्स का, तो कोशिश की उनके साथ कोऑर्डिनेशन कर करके, सिन्हा साहब से मिलके, केंद्रीय मंत्रियों से मिलके, कि मेन फोकस होता है कि अगर पॉलिसी अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली चीजें जो हैं वो सही तरीके से चैनलाइज होंगी। जम्मू कश्मीर में शुरू से प्रॉब्लम ये रही कि पॉलिसीज नहीं रही। अब अगर कल्चर एकेडमी की बात करें, आज तक इनके पास कल्चर पॉलिसी नहीं है। 2008 के बाद एक भी बच्चे का जो है रिक्रूटमेंट नहीं हुआ इसमें कल्चर एकेडमी में। तो जब आप उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं देंगे तो वो बढ़ चढ़ के वो कला सामने कैसे आएगी? और मेरा ये भी मानना है कि आप अगर किसी को कोई एडमिनिस्ट्रेशन में या कहीं भी दायित्व देते हैं तो आप उनका एजुकेशन जो है, क्वालिफिकेशन भी देखिए, उससे मिलता जुलता उनको जो है आप अगर पोर्टफोलियो देते हैं तो वो अच्छे से बढ़ चढ़ कर जो है उसमें काम कर सकते हैं और रिफॉर्म ला सकते हैं। जी। एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं? मैं चाहूंगी अपने चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताएं, और आपकी संस्था के साथ जुड़ने के लिए लोग किस तरीके से आपसे जुड़े? देखिए, कोशिश मैंने जैसे आपको कहा कि शुरू से यही रहती है कि पॉलिसी मेकिंग, जब भी कोई, जैसे अभी एजुकेशन पॉलिसी आई, स्पोर्ट्स पॉलिसी आई, अब फिल्म पॉलिसी को लेके वापस से थोड़े दिन में आपको दिखेगा प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी पॉलिसी जो है एलजी साहब द्वारा जो है रिलीज की गई थी, लेकिन वापस से जो उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया, उसमें उन्होंने जो बेनिफिट्स थे J&K लोगों को मिलने वाले थे वो नहीं मिल पा रहे। तो मुझे लगता है कि कोई भी आप जब पॉलिसी लाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी पॉलिसी लाते हैं, तो जो यहाँ की सिविल सोसाइटी है उनको आपको इन्वॉल्व करना चाहिए। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको पॉलिसी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इनको पता ही नहीं है कि लोगों को एग्जैक्टली चाहिए क्या। अगर आपने एक चीज अच्छी बनाई है, आप उसको डिग्रेड कर रहे हैं। देखिए, कोई भी आप सपोज धारा 371 डोमिसाइल एक्ट आया, अब आपने उसमें से मेन क्लॉजेज निकाल दिए, जब आपने उसी को वीकर कर दिया तो उस पॉलिसी का कोई फायदा ही नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि जो हड़बड़ाहट में लोगों को दिखाने के लिए, पब्लिसाइज करने के लिए जो पॉलिसीज निकालते हैं, उसको एकदम से निकालने से पहले सिविल सोसाइटी और यहाँ के जो फोरम्स हैं उनके साथ बैठ के डिस्कस करके जो है उसे अच्छे से थॉरोली इन्वेस्टिगेट करके फिर जो है उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए।
बात करें 35A की या 370 की, उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, बहुत अच्छा हुआ 370 हटना। 35A देखिए, वो महिलाओं को उनका अधिकार मिला, क्योंकि यहाँ से जो भी महिला शादी करके बाहर जाती थी तो उनके यहाँ पे प्रॉपर्टी के राइट्स खत्म हो जाते थे। तो 370 का हमने पहले भी वेलकम किया, अब भी वेलकम करते हैं। लेकिन आप देखिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस बारी कितना उनके जो है नंबर्स डाउन आए, सिर्फ इसलिए आए, हम हमेशा से बात करते थे डायनेस्टी पॉलिटिक्स की। डायनेस्टी पॉलिटिक्स पहले कहते थे फैमिली, लेकिन आज के टाइम पे भी वही हो रहा है, नई लीडरशिप को मौका नहीं मिल रहा। आज सबसे बड़ा अयोध्या में भी आपको पता है, यूपी में जो हारने की जो वजह है वो सिर्फ ये है कि नई जो लीडरशिप थी उनको मौका नहीं दिया गया। पूरे देश भर में इस बार बीजेपी का हारने का एक ही जो पीछे रीजन है कि सेम कैंडिडेट्स आप बार बार रिपीट कर रहे हो, नई लीडरशिप को चांस नहीं दे रहे, और जो कैंडिडेट्स आप चुन के भी ला रहे हो। आप जम्मू में, आप मुझे जब हमारे असेंबली इलेक्शन हुए थे, जितने भी नेता चुन के आए, ठीक है, अब गवर्नर साहब ने क्या क्या काम किया, स्मार्ट सिटी जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, दिख रहा है कि काम हो रहा है। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, मैं किसी भी जो पूर्व यहाँ के विधायक रहे उनके साथ डिबेट करने को भी तैयार हूं। एक मुझे रिफॉर्म बताइए जो सोसाइटी में, जो J&K में उन्होंने लाया हो या कोई काम किया हो। तो आज जाके एडमिनिस्ट्रेशन ही काम कर रही है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र में जाके भी काम हो रहे हैं, लेकिन असेंबली में मैं वापस भाजपा के जो नेता हैं, बड़े वरिष्ठ नेता, उनको यही कहना चाहूंगा कि आप भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ मत जाइए। नए युवा जो हैं, नए जो आपके पास लोग हैं, उन्हें मौका दीजिए। हम सबको पता है यहाँ पे लीडरशिप क्राइसिस है, तो मुझे लगता है जो नए चेहरे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए, तभी रिफॉर्म आएगा। यंग माइंड्स आगे आने चाहिए। आप वापस से एक ही कैंडिडेट को 3-3, 4-4 बारी रिपीट करेंगे तो आपको जो है लोगों का जो जनादेश है वो नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि नए लीडर्स जो हैं उनको मौका देना चाहिए। पुराने लीडर्स को बार बार अगर आप स्टैंड अप करेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है डाउन है, और ये कहीं पर एक नाकामी है जो बीजेपी के इस बार नंबर बहुत डाउन आए हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। उपल जी के बारे में क्या राय है? जिस तरीके से इन्होंने लाइफ को प्रोग्रेस आगे बढ़ाया है, बहुत अच्छे से ये संस्था भी चला रहे हैं, तो आपकी क्या राय है? अंत में चाहूंगी एक छोटा सा मैसेज हमारे दर्शकों को। मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगा, अभी आगे जल्दी असेंबली के चुनाव भी आने चाहिए, ठीक है, तो आप देख सुन के जो है वोट कीजिए, सही कैंडिडेट को वोट कीजिए, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार यहाँ पे आके काम नहीं करेगी। जो आपके लोकल यहाँ के नुमाइंदे होंगे, जो आपके फेस होंगे, वही आपके काम करेंगे। तो आप एक पॉलिटिकल पार्टी को देख के मत वोट कीजिए, आप कैंडिडेट देखिए कि वो कैंडिडेट सही है कि नहीं है, तभी यहाँ पे जो है कोई चेंज आएगा, कोई रिफॉर्म आएगा। वरना जो पुराना पिछले 70 साल से चलता आ रहा है, वही चीजें जो है वापस जो है भाजपा द्वारा भी रिपीट हो रही है, और ये बहुत ही निंदनीय है। जी बिल्कुल सही बोला इन्होंने कि जिस तरीके से असेंबली के इलेक्शन आ रहे हैं, आप भी सोच के ही वोट डालें, आप ये सोच के लीडर्स चुनें, क्योंकि नए लीडर्स का आना बड़ा जरूरी है। तो कैसा लगा आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलाया जिन्होंने बचपन से ही अभी तक अपने आप को प्रोग्रेस पे लाया और उन लोगों को भी आगे लाया जो कुछ भी नहीं कर पाते थे। कैसा लगा आज का ये इंटरव्यू? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलाऊंगी एक नए शख्स के साथ, तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।